हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। देखो, इस टॉपिक की बात करें तो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन एग्जाम्स में साइंस आती है, जनरल साइंस, जैसे कि रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे का आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का हो, सब में साइंस में काफी ज्यादा मात्रा में एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका आंसर दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण विकास के दौरान जो शिशु होता है ना, उसका हिलना डुलना शुरू कर देता है। भ्रूण विकास के दौरान उसके सिर में बाल आ जाते हैं। तो ये कौन से मंथ में होता है? यानी कि भ्रूण विकास होता है, उसके दौरान शिशु हिलना डुलना शुरू कर देता है और उसके सिर में बाल आने लगते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है 5वें महीने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे देखो, 5वें महीने का जैसा कि मैंने बताया था, तो देखो 5वें महीने में जो बेबी होता है ना, भ्रूण विकास की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सारे अंग जो है वो विकसित होने लगते हैं, हिलना डुलना ये शुरू कर देता है और इसके सिर में बाल भी आने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हम बात करें मानव गर्भदान की, तो मानव गर्भदान का जो समय होता है, मंथ में बात करें तो 9 मंथ्स, वीक्स में बात करें तो 38 वीक्स, और डेज में बात करें तो 266 डेज तक रहता है। और इसको 3-3 महीने के अंतराल में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। और इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो इसे कहते हैं ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब पहली तिमाही में स्टार्टिंग के 3 महीने आ गए। अगर वीक्स में बात करें तो 1 से लेकर के 12 वीक तक जो है, 12 वीक तक वो पहली तिमाही में आ जाते हैं, यानी कि पहले 3 महीने। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, भ्रूण जो है पूर्व और भ्रूण विकास तनाव, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। फिर जो दूसरी तिमाही होती है, उसमें दूसरे 3 महीने आते हैं। और सप्ताहों की बात करें तो 12 से 24 सप्ताह, 12 से 24 वीक। इसमें क्या होता है, विकास जो भ्रूण होता है ना, एम्ब्रॉय जिसे बोलते हैं भ्रूण को इंग्लिश में, तो इसका विकास शुरू हो जाता है और अधिकांश अंग जो है वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी तिमाही जो है, तीसरी तिमाही की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखना क्या होता है कि शिशु का विकास जारी रहता है और शिशु में व्यापक विकास होता है, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है, बोन्स, नाखून दिखने लग जाते हैं, जो इंद्रिय अंग जो होते हैं ना, उनका विकास होता है। और विभिन्न कुछ गतिविधियां भी होती है कि जैसे खींचना, लात मारना, ये सारी गतिविधियां भी होती है। और जो बोन मैरो होता है उसमें आरबीसी आरबीसी का निर्माण भी होने लगता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, उनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिकांश प्रमुख अंग प्रणाली आमतौर पर किस सप्ताह के अंत तक विकसित हो जाती है? तो मैंने क्या बताया था, तीसरे महीने तक अधिकांश प्रमुख अंग जो है ना, ये सारे विकसित हो जाते हैं तीसरे महीने तक। तो तीसरे महीने तक यानी कि 12 वीक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वीक्स, 12 सप्ताह में। तो 12 सप्ताह में यानी 3 महीने का जो बेबी होता है वो किस तरह का दिखता है? तो फ्रेंड्स देखो, 3 महीने का जो है ना, ये देखिएगा, ये है 3 महीने का। तो इसमें क्या जो अंग है ना, ये इनका विकास होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम बताओ जो कि अंड जनन की प्रक्रिया में शामिल होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्जेनेस? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, का क्या आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन और एल एस्ट्रोजन हो जाएगा और FSH हार्मोन। ठीक है ना।
तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफएसएच हार्मोन जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी फॉल ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो अंड जनन की हम बात करें तो आदिम जनन कोशिकाओं से परिपक्व मादा युग्मों का निर्माण है ये, और इस प्रक्रिया में इस प्रोसेसिंग में जन्म से पहले जो भ्रूण होता है ना एम्ब्रॉय, उसके अंदर शुरू होती है ये प्रक्रिया, ये प्रोसेसिंग, ठीक है ना। जन्म से पहले भ्रूण जो होता है एम्ब्रॉय, उसके अंदर ये जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है। अंड जनन की विधि जो है इसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, और ये कौन सी, पूर्व प्रसव, कोटरीय और पूर्व ओव्यूलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो इसमें प्लेस लेते हैं, और इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बात करें तो जो फीमेल होता है ना, फीमेल होती है, इसका जो ये होता है इसको क्या कहते हैं, ये इसका एग होता है, और मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रह गई। अब इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ध्यान रखना। जाइगोट जब ये अलग अलग रहते हैं ना, जैसे बात करें फीमेल का क्या होता है, मैंने बताया ओवम, ओवम कहो एग कहो, तो ये क्या होगा जब अलग अलग रहेंगे तो ये गैमेट रहेंगे, और मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। और इसके बाद भ्रूण विकास होता है, जिसे हम एम्ब्रॉय कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि युग्मों के निर्माण में शामिल जैविक प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है। युग्मकों के निर्माण में जो शामिल जैविक प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जेमोटकिनेसिस बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, युग्मक जनन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक अंग होता है, उसका नाम बताओ। वेगिना जिसे योनि कहते हैं, यूट्रस जिसे गर्भाशय कहते हैं, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, या फिर टेस्टिस। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला प्रजनन प्रणाली का जो फर्स्ट अंग होता है, प्रथम अंग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है, ओवरीज होता है। राइट आंसर हो जाएगा ओवरीज। देखो ये है फ्रेंड्स ओवरीज, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। तो इसमें देखो यहाँ से ये तो क्या हो गया, वेगिना, ये योनि हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ना ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय होता है, यूट्रस जिसे बोलते हो, ये फेलोपियन ट्यूब होता है ना। और इसके बाद ये होती है फ्रेंड्स ओवरीज होती है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि अगुणित नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो युग्मनज, युग्मनज जो है ना यानी कि ये जाइगोट, तो इसे मैंने बताया था ना इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, ये क्या है, मेल। अब मेल जो है ना, इसका गैमेट की बात करें तो जब मतलब कि इसका गैमेट क्या होता है, अकेली महिला का क्या हो गया, एग हो गया, ये क्या है, गैमेट हो गया। और अकेले पुरुष का क्या होता है गैमेट, स्पर्म गैमेट होता है। ये दोनों के दोनों जब मिल जाते हैं ना आपस में, तो फिर क्या क्रिएट करते हैं, जाइगोट पैदा होता है, जाइगोट, ठीक है। फिर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें ये बिल्कुल ऐसे एग के समान दिखता है। और फिर बाद में क्या होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण विकास, यानी कि एम्ब्रॉय, ठीक है ना, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे पहले बनता है, स्किन, ब्रेन, हार्ट या फिर न्यूरल ट्यूब्स।
तो फ्रेंड्स ये जो न्यूरल ट्यूब्स है ना, जिसे हम तंत्रिका ट्यूब भी कहते हैं, ये भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले बनती है, जिसे आप नार भी बोलते हो। देखो यहाँ पे देखिएगा, न्यूरल ट्यूब्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, फिर थोड़ी और फोल्ड हुई और फिर उसके बाद इस तरह से देखो, और टाइम के साथ ये विकसित करती जाती है, तो इस तरह से पूरी फोल्ड हो जाती है। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट है, फिर इसी से धीरे धीरे करके सारे पार्ट बनते हैं। जब कहते हैं ना बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाड़ कटता है ना, तो वही चीज है, ये चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मादा प्रजनन अंग में भ्रूण किसमें विकसित होता है। जो भ्रूण होता है एम्ब्रॉय जिसे हम बोलते हैं, ये किसमें विकसित होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है गर्भाशय में होता है, यूट्रेस में होता है। जैसा कि मैंने बताया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें यहाँ पे देखो ये योनि होती है, ये क्या होता है वेगिना जिसे आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये गर्भाशय होता है, यूट्रेस, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, और ये क्या होती है ओवरी होती है, अंडाशय, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण गर्भ अवस्था की अवधि बताओ। तो देखो पूर्ण गर्भ अवस्था की अवधि आपसे पूछी गई है, बताओ कितनी होती है। फ्रेंड्स वीक्स में पूछी गई है, तो ये होती है 38 से 40 वीक्स की होती है। और अगर ये आपसे पूछी जाती डेज में पूछी जाती है कि भाई कितने दिन की होती है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता 266 डेज की। और अगर आपसे पूछा जाता कितने मंथ की होती है, मंथ में पूछा जाता तो 9 मंथ की, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये देखो सारी प्रोसेसिंग बिल्कुल डे 1 से लेकर के और पूरे 90 महीने तक, तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। जो सेल होता है ना स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ये गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जैसे आप फर्टिलाइजेशन बोलते हो। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, और फिर जब स्टार्टिंग में विकास होता है तो स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। फिर धीरे धीरे विकसित होता हुआ इस तरह से करके लास्ट में 90 महीने में इस तरह का दिखता है। और जो तीसरा महीना चलता है ना, तीसरे महीने में भ्रूण विकास में मतलब कि जो अंग होते हैं ना, मोस्टली सारे अंग विकसित होने लग जाते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये मतलब कि जो 5वां महीना होता है ना, इसमें ये हिलने डुलने भी लग जाता है, और इसके सिर में बाल भी आ जाते हैं, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महिला प्रजनन तंत्र के कार्य हैं। इनमें से बताओ कौन से महिला प्रजनन तंत्र के कार्य हैं, सभी लोग बताओ। अंडे का निर्माण, बिल्कुल सही बात है। न केवल जन्म से पहले बल्कि जन्म के बाद भी बढ़ते बच्चे को पोषण दे, बिल्कुल सही बात है। फिर निषेचन और प्रत्यारोपण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो स्पर्म होता है ना, शुक्राणु कोशिका जिसे हम कहते हैं, स्पर्म सेल, तो इसको अंडे को निषेचित करने के लिए कितने घंटे का टाइम लगता है। मतलब कि जो स्पर्म होता है ना फ्रेंड्स, स्पर्म सेल, उसको जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 24 आवर्स का समय लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये इस इमेज के जरिए आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है। देखो ये क्या है, एक बड़ा सा एग हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो स्पर्म आ रहे हैं, देखो यहाँ से देखो कितनी मतलब कि कितनी संख्या में स्पर्म आ रहे हैं, चारों तरफ से दिख रहे हैं आपको। अब ये स्पर्म आ रहे हैं, उसके बाद ये क्या है, ये एग है, और इसी को फर्टिलाइज करता है ये कितने टाइम में, कितने समय में, 24 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पुलरी स्टमिक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बोला है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन ओवरी एंड यूट्रेस, यानी कि अंडाशय और गर्भाशय के बीच स्थित होता है क्या ये, बिल्कुल। फिर यहाँ पे बोला है कि ये वह स्थान है जहाँ डिंब का निषेचन होता है, यानी कि इट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे बोला है कि ये वह स्थान है जहाँ युग्मनज का पहला विभाजन होता है, यानी कि इट इज द प्लेस, यहाँ पे देखो स्पेलिंग सही करना, इट इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस, तो बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु सांद्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है।
शुक्राणु सांद्रता के बारे में देखो, शुक्राणुओं की बात करें, स्पर्म जिसे हम बोलते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो सीमेन होता है ना, जिसको आप बोलते हो वीर्य, है ना, तो जो प्रति मिलीलीटर वीर्य होता है ना, उसमें शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं उसकी संख्या होती है लाखों में होती है। ये चीज ध्यान रख लेना भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अंग पुरुषों में मैथुन अंग होता है? आपको बताना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें कौन सा वो ऑर्गन है जो कि पुरुषों में मैथुन अंग होता है? तो ये उनका होता है पेनिस, जो होता है ना, पेनिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हो, ये है पुरुषों का पेनिस है। अब यहाँ पे देखो, जो पेनिस के जस्ट नीचे यहाँ पे दो टेस्टिस आपको देखने को मिलती है ना पुरुषों में। तो ये टेस्टिस शरीर से बाहर होती है, बॉडी से बाहर होती है, रीजन अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी ना है, ये बाहर होती है। कारण क्योंकि देखो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है। और मतलब कि ये जो टेस्टिस है ना, इनका जो ये होता है टेम्परेचर, वो हमेशा हमारी बॉडी से कम होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इसका थोड़ा कम टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसलिए इनको शरीर से बाहर रखा जाता है, 35 डिग्री टेम्परेचर पर इसको इनको रखा जाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और इसीलिए आपको मतलब कि ये मान के चलो कि टाइट कपड़े नहीं पहनने होते, क्योंकि टाइट कपड़े पहनोगे तो उससे क्या होगा, जो टेस्ट से ये टेस्टिस है ना, ये बॉडी को टच करती है बहुत ज्यादा, तो उस केस में फिर जो टेम्परेचर है इनका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ये मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ना, तो स्पर्म नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, स्पर्म बनते किससे हैं फ्रेंड्स? देखो ये जो टेस्टिस है ना, इसमें आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है वेस डिफरेंस। तो इन्हीं से जो स्पर्म है ना वो बनते हैं। और स्पर्म ये स्टोर कहाँ पे होता है, टेस्टिस के देखो इस वाले पार्ट में, जिसे आप एपी डिडाइमिस बोलते हो, एपिडिडाइमिस होता है ये वाला पार्ट, इसमें स्टोर होते हैं, क्या स्टोर होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भाशय के समय ही उत्पन्न होता है? तो गर्भाशय के समय जो हार्मोन उत्पन्न होता है ना, एक सेकेंड फ्रेंड्स रुको, हाँ सुनो, गर्भाशय के समय जो हार्मोन रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, वो हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन और ह्यूमन ये कोरोइनिक गोनाडोट्रोपिन जो है, ये हार्मोन है, दोनों के दोनों ये रिलीज होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे महीने या फिर हम कहें पहली तिमाही में भ्रूण का विकास कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया था, आपको देखते ही इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो सभी प्रमुख अंग होते हैं ना, मेन अंग, वो विकसित हो जाते हैं, यानी कि ऑल मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला इसने, पहली तिमाही, पहली तिमाही का मतलब तीसरा महीना, ये देखो ये रहा तीसरा महीना, तीसरे महीने में जो भ्रूण विकास होता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखता है, मोस्टली इसके ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना। तो आपको बताना है इसके अनुसार जो अडल्सेंस होता है ना, जिसको आप बोलते हो किशोरावस्था, तो ये कौन सी एज तक की होती है? तो जो किशोरावस्था की बात करें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होती है 10 से और 19 साल तक की एज होती है। 10 से 19 वर्ष की आयु जो होती है ना, ये वो अवधि होती है जिसे अडल्सेंस की एज में शामिल किया गया है, जो कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकास और परिवर्तनों की विशेषता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम बताओ जो मनुष्यों में शुक्राणु, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म, एक सेकंड क्या दिक्कत हो जाती है, मनुष्यों में शुक्राणु जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और अंडे यानी एग, इसका निर्माण और परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ए और बी बोथ, यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हार्मोन है ना, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए,
शुक्राणु और अंडों का निर्माण और उनकी परिपक्वता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में जो मासिक धर्म शुरू होता है, जिसे आप बोलते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसका आपको बताना है कि इसकी जो शुरुआत होती है इसे क्या कहते हैं। तो इसकी शुरुआत को कहा जाता है रजो दर्शन कहा जाता है मीनार्की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस मादा प्रजनन अंग को निषेचन स्थल कहते हैं। तो निषेचन स्थल की हम बात करें तो निषेचन स्थल का मतलब क्या हो गया कि आपको वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बताना है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं ओविडक्ट को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महिला प्रजनन प्रणाली होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें आप बताएं क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए कह रहा है टेस्टिस, नहीं भाई, टेस्टिस तो किस में होती है, मेल्स में होती है। जो मेल होते हैं ना, उनका देखो जो पेनिस होता है उसके नीचे 2 टेस्टिस होती हैं, और उन टेस्टिस में ही जो वेस है उससे तो क्या बनता है, ये बनती हैं स्पर्म बनते हैं, और वो टेस्टिस होती है ना उसी में स्पर्म होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्या बोले ये महिला प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें क्या शामिल होता है। तो ये बोला है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, या फिर एक जोड़ी एपिडिडिमिस, या फिर फैलोपियन ट्यूब की एक जोड़ी। हाँ बिल्कुल ये शामिल होती है। देखो इसकी हम बात करें ना, तो ये जो है ना, ये किस में होती है, ये भी मेल्स में होती है। जो मैंने बताया ना, जो मेल होता है ना, उनका जो टेस्टिस होती है ना, उसमें जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इसी जगह स्टोर होते हैं। मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की ट्राई भी की थी पिछले एक क्वेश्चन में, तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स इस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, फिर एलएच हार्मोन, और एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृषण और अंडाशय द्वारा रिलीज होता है। तो वृषण और अंडाशय का क्या मतलब हो गया, टेस्टिस और ओवरी, इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन कौन सा है। एक तो है एस्ट्रोजन और एक है एलएच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडे की परिपक्वता में शामिल होता है। अंडे की परिपक्वता में शामिल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे आप शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एलएच हार्मोन के नाम से भी जानते हो। और ठीक है ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अन्य प्रजनन पिट्यूटरी हार्मोन के साथ अंडे की परिपक्वता में ये सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम बताओ जो शिशु के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन में शामिल होता है। तो ये है फ्रेंड्स ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरूला में कितने ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। जो मोरूला होता है उसमें ब्लास्टोमियर की बात करते हैं तो ये पाए जाते हैं 8 से 16 ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों और महिलाओं दोनों में आदिम रोगाणु कोशिकाओं की परिपक्वता को उत्तेजित करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है कूप उत्तेजक हार्मोन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विकासशील भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। तो वो कौन सा द्रव है जो कि विकासशील भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। तो इस द्रव का नाम है एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय की दीवार जो होती है इसमें भ्रूण को स्थिर करने की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं प्रत्यारोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो, जो स्पर्म होते हैं ना इसके निर्माण में सामयिक जो जैविक प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, इसको किसके रूप में जाना जाता है।
तो इसे जाना जाता है शुक्राणु जनन के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के रूप में इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक ग्रंथियां मानव नर प्रजनन तंत्र में पाई जाती है। फ्रेंड्स, मानव नर प्रजनन तंत्र में जो सहायक ग्लैंड्स यानी कि जो एसेसरीज ग्लैंड्स जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, शुक्रपुटिका है। तो राइट आंसर, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का जो स्थानांतरण है ये किस में होता है। तो फ्रेंड्स, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का जो स्थानांतरण है ना, ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कोशिका है, इसमें आपको बताना है किसके दौरान विभेदित और संशोधित होती हैं। कोशिका किसके दौरान विभेदित और संशोधित होती हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिकाओं की हम बात करें तो भ्रूण जनन एम्ब्रोइजेनेसिस जो है इसके दौरान ये विभेदित और संशोधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवस्था के दौरान स्तनधारी भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि यौवन के दौरान पुरुष और जो महिला है दोनों में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप हमें ये बताएं कि निम्न में से वृषण में एंड्रोजन का जो स्त्राव कौन करता है। तो एंड्रोजन का स्त्राव करते हैं ये जो लैंडिंग सेल्स होते हैं ना, ये किसका स्त्राव करते हैं, एंड्रोजन का। जो वृषण होती है ना टेस्टिस, उसमें एंड्रोजन का स्त्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से किसको प्रोलीफेरेटिव चरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रोलीफेरेटिव फेज की बात करें तो आप बताएं किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है फॉलिक्यूलर फेज को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन और अंडाशय से अंडों के निकलने के लिए हार्मोनल ट्रिगर प्रदान करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है। तो फ्रेंड्स, ये करता है एलएच हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, इसके बारे में आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और स्तन ग्रंथि से सबसे पहले बनने वाला पीला दूध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन कह रहा है कोलेस्ट्रॉल में उच्च मात्रा में जैव सक्रिय यौगिक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है इम्यून सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वो सक्रिय करने में मदद करता है, ये भी बात बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉल में नवजात शिशु को बीमारियों और संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडीज जो होती है उनका निर्माण करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल कंटेन, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन अंग यानी कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि शुक्राणु जो होते हैं ना स्पर्म इनको स्टोर करता है। तो मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस में देखो एक मैंने पार्ट दिखाया भी था जिसका नाम बताया था मैंने एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडिमिस। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो ये है एपिडिडिमिस। तो इसमें क्या होते हैं, जो स्पर्म होते हैं ना वो स्टोर होते हैं। और स्पर्म जो है बनते किससे हैं, ये देखो ये जो नर्व है ये क्या है, ये वेस है, ठीक है, वेस के नाम से जानते हैं इसे। तो यहाँ से स्पर्म बनते हैं और आके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, इसमें स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुक्रवाहिका के
कार्य हैं, शुक्रवाहिका के कार्य, शुक्रवाहिका के कार्य, शुक्रवाहिका तो वही है जो वैस डिफरेंस जो है ना, जो अभी मैंने बताया था, देखो वैस डिफरेंस ये है जिससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और अगर इसको काट दिया ना तो ध्यान रखना स्पर्म नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि संकलन की तैयारी के लिए परिपक्व शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म होता है, उसको मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है ये। और उसके बाद शुक्राणु जो होते हैं ना, स्पर्म उसको अधिवृषण से संकलन नलिकाओं तक भी पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमारा जो टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। तो चलो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आपकी तरफ से जो सबसे बड़ी हेल्प यही होती है, सपोर्ट यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो ये जो वीडियोस है ना, कंटिन्यू देखा करो, पूरे कंप्लीट देखा करो, क्योंकि अभी जैसे देखो एक तो एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, फिर एक होगा आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है ना, उसके बाद एसएससी के सारे एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो स्टेनो हो, है ना, इसी तरह से रेलवे में चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे वो आरआरबी जेई क्यों ना हो, आरआरबी जेई में 30 नंबर की साइंस आती है, और चाहे वो रेलवे का आरपीएफ का पेपर हो, हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।